हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में चैप्टर हम लोग का 19 चल रहा है, जिसमें हमें देखना है अपक्षय और अपर्दन। देखिए, अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय जो है और अपर्दन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इनके घटने की जो क्रिया है, जो इनके होने की जो प्रक्रिया है, वो अलग अलग होती है। जैसे अपक्षय और अपर्दन दोनों एक ही चीज़ है, चट्टानों को तोड़ करके उनके मलबों को बहा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसी को अपक्षय और अपर्दन कहते हैं। अगर एक एक करके समझें कि अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है। देखिए, अपक्षय, इसको अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अपक्षय को वेदरिंग, और अपर्दन को बोलते हैं इरोजन। पहले अपक्षय को देखते हैं। अपक्षय क्या है? अपक्षय जो है, यह चट्टानों का टूट फूट होना, यानी कि एक ही स्थान पर चट्टानों का टूट फूट होना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे चट्टान पड़ा हुआ है, ये जिस स्थान पे चट्टान है वहीं पे इसका टूट फूट हो रहा है। टूट फूट हो रहा है किस कारणों से? कुछ अन्य कारणों से। वो कारण कौन कौन से होंगे? भौतिक कारण, रासायनिक कारण, जैविक कारण। यानी कि चट्टानों का उसी के स्थान पर टूटना किसी अन्य कारणों से, जैसे भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारणों से चट्टानों का अपने स्थान पर टूट जाना, उसको हम लोग बोलते हैं अपक्षय। और अपर्दन जो है, चट्टानों के मलबे एवं शैल बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्दन। ठीक है, तो अपर्दन में भी कुछ कारक हैं जो एक जगह से दूसरे जगह बह करके कैसे जाएंगे? हवा से जाएंगे, जल से जाएंगे, और आपका हिमानी से जाएगा। तो ये कुछ कारक हैं, इसके कारक अलग हैं और इसके कारक अलग हैं, उन्हीं को हमें देखना है एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपक्षय और अपर्दन दोनों की प्रक्रिया को अगर एक साथ मिला दिया है तो उसे हम लोग अनाच्छादन कहते हैं, इंग्लिश में डेन्यूडेशन कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग अपक्षय को समझते हैं कि अपक्षय है क्या। ठीक है, आपको मैंने बता दिया अपक्षय का परिभाषा। अब देखते हैं ये जो अपक्षय की प्रक्रिया हो रही है, इसके पीछे कितने कारण है? इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण है, इसका कारक जो है वो है भौतिक कारक। अब देखिए, इस भौतिक कारक में भी अलग अलग कारक हैं, जैसे सूर्य ताप, आइसोलेशन, पाला, फ्रॉस्ट। ठीक है, दाब मुक्ति, प्रेशर रिड्यूस। 2 नंबर कारक देखते हैं, भौतिक हो गया, रासायनिक कारण देखते हैं। इसमें क्या क्या है रासायनिक में, वो देखते हैं। आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन, उसके बाद कार्बोनीकरण। सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या है। पहले हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। कार्बोरेशन। तीसरा जो रासायनिक में है वह है आपका जलयोजन। उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। 3 नंबर देखते हैं, तीसरा का कारण कौन सा है? तीसरा का जैविक कारण है। जैविक कारण में क्या क्या चीजें हैं? जीवों के द्वारा, ठीक है, और वनस्पतियों के द्वारा,
मनुष्यों के द्वारा। यहाँ समझेंगे चीजों को। देखिए, अपक्षय होने के पीछे किसी भी चट्टान में, पहाड़ पर्वत में अगर अपक्षय हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, तो उसके पीछे 3 कारण है: भौतिक कारण, रसायन कारण और जैविक कारण। भौतिक कारण में कौन कौन से कारक हैं? सूर्यताप है, पाला है, दाब मुक्ति है, यानी कि आइसोलेशन, फ्रॉस्ट, प्रेशर रिड्यूस। उसी तरीके से रासायनिक कारण में हम देखेंगे ऑक्सीकरण है, कार्बोनीकरण है और जलयोजन है। ठीक है। जैविक कारण में क्या क्या कारक इसमें आते हैं? इसमें जीवों के द्वारा जो भी अपक्षय होता होगा, जीव जंतु, यानी कि जीव जंतु के द्वारा, और वनस्पतियों के द्वारा कैसे यहाँ पे अपक्षय होता है उसको देखेंगे, और मनुष्य के द्वारा कैसे होता है उसको देखेंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग भौतिक कारक को देखेंगे, फिर रासायनिक और जैविक। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण का प्रक्रिया की आइसोलेशन से, आपका सूर्य ताप से जो है कैसे चट्टानों में अपक्षय की प्रक्रिया होती है। यहाँ हम दे देते हैं इसका भी नंबरिंग A B C। ए देखते हैं यहाँ पे आपका सूर्य ताप कि इसके द्वारा चट्टानों में कैसे अपक्षय की प्रक्रिया होती है, टूट फूट की प्रक्रिया होती है। ठीक है। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर किसी पर्वत या चट्टान पे, जैसे मान लेते हैं कि ये चट्टान है, ठीक है, चट्टान जो है ऐसे मान लेते हैं यह चट्टान है, इसमें जब अपरदन की प्रक्रिया होगी तो अगर सूर्य ताप वाला कारक इस पे अप्लाई होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 चीजें होंगी। सूर्य की जब रोशनी इस चट्टान पे पड़ेगी तो 2 प्रक्रियाएं होंगी। क्या क्या होंगी? एक, दिन में चट्टान का क्या होगा, दिन में इस चट्टान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रात में इस चट्टान का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस चट्टान के जो आंतरिक बंधन है, जो आंतरिक मॉलिक्यूल है, जो किसी भी कठोर चीज़ों में उसका इंट्रामोलिकुलर होता है, जो उसको पकड़ के रखता है, उसका आंतरिक बंध जो होता है, बंधन जो होता है, उसको पकड़ के रखता है। तो जब दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ये दिन में क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, क्या होगा, फैलना शुरू करेगा। और वही जब रात में टेम्परेचर कम होगा, देखिए यहाँ पे कम दिखा रहे हैं और यहाँ पे एरो ऊपर मतलब ज़्यादा। दिन में टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि दिन में चट्टानों का फैलाव होगा, रात में टेम्परेचर कम यानी कि यहाँ पे कम है। ऐसे नीचे जो एरो दिए हैं उसका मतलब कम और ऊपर एरो यानी ज़्यादा, यानी कि रात में टेम्परेचर कम यानी कि यहाँ पे फैलाव रात में कम हो जाएगा, यानी कि रात में कठोर हो जाएगा और दिन में क्या होगा, नरम होगा टेम्परेचर के चलते। अगर देखा जाए तो दिन में क्या होगा कि उसमें नरमाहट आने लगेगा, नरम होगा, रात में क्या होगा, कठोर होगा। तो आप इस चीज को समझेंगे, सूर्य का जब टेम्परेचर यानी सूर्य का ताप इस पे चट्टान पे पड़ेगी तो दिन में टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होगा, चट्टान जो है अपना आयतन फैलाएगा, यानी कि उसका इंट्रामोलिकुलर जो होगा, जो आंतरिक बंध होगा, बंधन होगा, वो क्या होगा, उसमें भी फैलाव होगा। और जब रात का समय होगा तो टेम्परेचर कम होने के यानी कि शीतलन का समय होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा रात में, तो क्या होगा कि उसमें फैलाव बंद हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा। तो इन दोनों प्रक्रियाओं से क्या होगा कि चट्टान का जो है, इन दोनों प्रक्रियाओं से क्या होगा, चट्टान का आंतरिक बंध जो होगा वह कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इस कमजोर होने के कारण क्या होगा कि इस चट्टानों में कहीं कहीं पे ऐसे चटकन या दरार पड़ने लगेगी और अपनी ही जगह पे ये टूट जाएगी। टूट जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ से अपक्षय की प्रक्रिया शुरू हो गई। अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है कि किसी भी चट्टान में उसी के स्थान पर उसका टूट जाना अपक्षय कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टूट रहा है, यानी कि इसका आंतरिक बंध कमजोर होने के कारण चट्टान का वो अपने ही स्थान पे टूट गया है। उसी तरीके से हम पाला का देखते हैं 2 नंबर।
पाला। पाला से हमें क्या समझ में आता है, देखिए ये जो चट्टान है इसमें ना कहीं कहीं छिद्र और रंध्र होता है। ऐसे कहीं कहीं चट्टानों में क्या होता है ना कि पहले से ही उसमें छिद्र होता है ऐसे, ठीक है। पाला में समझेंगे कि चट्टानों में मौजूद होता है क्या, छिद्र एवं रंध्र, दोनों एक ही चीज है। छिद्र और रंध्र मौजूद होता है चट्टानों में। तो क्या होता है कि इसमें जो है इन छिद्रों में पानी भर जाता है। क्या होता है, इन छिद्रों में पानी भर जाएगा तो क्या होगा कि फ्रॉस्ट के कंडीशन में, यानी कि जब उन छिद्रों में पानी भर जाएगा तो उसमें क्या होता है कि वो अत्यधिक टेम्परेचर कम होने के कारण उस छिद्र में जो पानी भरा है वो क्या होता है, बर्फ जम जाता है। उसमें क्या होता है, बर्फ जम जाएगा। और जब बर्फ जमेगा तो क्या करेगा, पहले पानी था और पानी से जब बर्फ में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि उसका आयतन बढ़ेगा। क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। जब उस रंध्र में, उस छिद्र में पानी था तो ठीक था, जब बर्फ बना तो क्या होगा कि जब उसका बर्फ बनने के बाद जब आयतन बढ़ेगा तो उसका उस दरार, उस छिद्र में क्या होगा कि आयतन बढ़ने के कारण उसमें क्या होगा कि चटकन और दरार फिर पैदा होने लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसमें टूट फूट की प्रक्रिया होने लगेगी। टूट फूट की प्रक्रिया होने लगेगी, ठीक है। उस छिद्र में पानी जाएगा, बर्फ जमेगा, आयतन बढ़ेगा, सिंपल सा है। देखिए ये सब कंसेप्ट है, इसको समझना है, सिंपल कंसेप्ट है। और जो भी कंसेप्ट है ये हमारे साइंस के हिसाब से ही हम लोग इस पे चल रहे हैं। जो हमारा साइंस कहता है कि कैसे टेम्परेचर के बढ़ने से क्या प्रक्रिया होती है, घटने से क्या प्रक्रिया होती है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। वही है मेन कंसेप्ट है, इसी को समझना है। एक बार आप समझ जाएंगे तो चाहे वो हमारे बीपीएससी के मेंस में लिखना हो या वनडे पेपर के प्री में किसी प्रकार का क्वेश्चन आता हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर मेंस के पेपर में आ जाएगा कि अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया को किसी 3 कारणों को सम्मिलित करते हुए समझाएं, तो ये सारे कारक हैं, इसको आप वैसे सेम करके और लिखेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो देखिए पाला का हम समझ गए, यानी कि फ्रॉस्ट ठंडा होगा तो क्या प्रक्रिया होगा, वहां पे टूट फूट की प्रक्रिया होगी। सी नंबर जो देखते हैं, सी है दाब मुक्ति। क्या है, दाब मुक्ति। अब देखिए दाब मुक्ति में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई चट्टान है, यह क्या है, कोई चट्टान है, ठीक है। यह क्या हुआ है कि मिट्टी से या फिर किसी और अवसाद से ऐसे ढका हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, यह चट्टान ढका हुआ है। तो क्या होगा कि यह चट्टान जो ढके हुए हैं वो किसी कारक से, यानी कि हवा से या पानी से, यह जो ढकी हुई चट्टानें हैं, यह क्या हो रहा है कि ये जो चट्टान हम देख रहे हैं ये ढकी हुई थी, अब हम देख रहे हैं कि यह यहाँ तक क्या हो चुका है कि ऊपर वाला पार्ट दिखने लगा है। यानी कि जो जिस भी चीज से ये ढका हुआ था, जिस भी मलबे से ये चट्टान ढकी हुई थी, तो हवा और पानी से क्या हुआ कि ऊपर के जो लेयरें इसको थी वो हट गई और वो दिखने लगी। यहाँ पे देख रहे हैं वो दिखने लगी। तो जो दिखने लगेगी उनमें, और जो मलबे से दबी हुई चट्टान की भाग है उनमें अगर हम प्रेशर की बात करें तो जो ढकी हुई है, यानी कि जो मलबे से चट्टान ढकी हुई है उनका दाब ज्यादा होगा। सॉरी, इसको ऊपर करते हैं, उसका दाब ज्यादा होगा। और जो ऊपर दिखने लगी, जो चट्टान के भाग यहाँ से यहाँ तक जो दिखने लगे हैं, इनका जो दाब होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। नीचे की तरफ एरो यानी कि कम होगा, जो ढकी हुई है उनका दाब ज्यादा होगा। अब पूछिएगा कि कैसे ये ढका हुआ भाग का दाब ज्यादा होगा और उभरा हुआ भाग, यानी कि जो भाग चट्टान की दिख रही है उसका
कम होगा। कैसे होगा ये आप समझेंगे जब आप पिछली क्लास किए होंगे। हमारी जो भी आंतरिक संरचना या फिर प्लेट टेक्टोनिक जितने भी क्लास किए होंगे ज्वालामुखी, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो भाग पृथ्वी के अंदर दबा होगा, यानी कि ये चट्टान जो है दबा हुआ है, ढका हुआ है, इसका मतलब क्या है, दबा हुआ है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है दाब ज्यादा होता है और पृथ्वी के ऊपर जो है दाब कम होता है। या पिछली क्लास देखे होंगे तो आपको समझ आया होगा कि क्यों पृथ्वी के अंदर दाब ज्यादा होता है और पृथ्वी के ऊपर दाब कम होता है। उसी तरीके से ढका हुआ यानी कि पृथ्वी के अंदर है, जो नहीं ढका हुआ है वो पृथ्वी के ऊपर है, तो इसका दाब ज्यादा होगा। अब क्या होगा कि आपको साइंस के तरह अगर समझा जाए तो प्रेशर या टेम्परेचर कैसे चलता है, हाई टू लो चलता है कि लो टू हाई चलता है, हाई टू लो चलता है, हमेशा बराबर करेगा, प्रेशर हो या टेम्परेचर हो वो किधर को चलेगा, हाई से लो चलेगा, यानी कि जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले के पास चलेगा, तभी उसको बराबर कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रक्रिया होगी कि नीचे दाब ज्यादा है ऊपर दाब कम है, तो हाई से लो की तरफ चलेगा। तो जब प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा तो इधर कहीं भी जहाँ लो प्रेशर वाला क्षेत्र है वहां पे क्या होगा कि चटकन पड़ने लगेगा, वो टूटने लगेगा, यानी कि इसमें भी अपक्षापर्दन की प्रक्रिया हो गई। यानी कि दाब मुक्ति यानी कि प्रेशर रिड्यूस में भी कैसे चट्टान टूटती है उसको आपने देख लिया। तो ये तीन हो गए, हाँ 1 2 3, यानी कि भौतिक कारणों को हम देख लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक कारण। देखिए इन सब क्लासों में जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास है ये सभी क्लास बहुत आसान है, सिर्फ इनके कंसेप्ट को समझना है और कुछ नहीं है। ये साइंस में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उन्हीं से रिलेटेड है और अलग कुछ नहीं है। बस आप मेरे पिछले क्लासों को अगर देखते आएंगे एक एक करके तभी आगे की क्लास बहुत आसानी से समझ में आएगी और आपको अच्छा लगेगा। 2 नंबर देखते हैं रासायनिक कारक। अब देखिए रासायनिक कारक में कौन कौन सी चीजें थी। एक था आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा था कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण, ठीक है। तीसरा क्या था, जलयोजन, ये हाइड्रेशन है, इसका अंग्रेजी हाइड्रेशन, कार्बोरेशन। ठीक है, देखते हैं हम एक एक करके ए बी सी कि रासायनिक कारणों से कैसे चट्टानों में अपक्षय की प्रक्रिया होती है। यानी कि पहले देखेंगे ऑक्सीकरण। ये लेते हैं, ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण को समझेंगे क्या है। आप अगर हम मेरी चट्टान वाले क्लास को देखे होंगे, जो चट्टान की क्लास है, यानी कि जिसमें हमने बताया था कि चट्टान कैसे निर्मित होता है, कैसे बनता है, यानी कि चट्टान के जो क्लास है उसको अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें मैंने बताया था कि चट्टान जो है वो किससे बनती है, खनिज पदार्थों से मिलके बनती है। खनिज पदार्थ किन से बनते हैं, तत्वों से मिलके बनते हैं। यानी कि चट्टानों में क्या क्या मौजूद होता है, आप देखे होंगे चट्टान की क्लास, पिछली क्लास, तो आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीजन मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम, फिर आपका कार्बन, है ना, फिर सिलिका। हालांकि सिलिका ऑक्सीजन के बाद ही आता है, यानी कि इसके बाद इसका ज़्यादा परसेंटेज होता है। फिर मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे चीज़ कहाँ मौजूद होते हैं, चट्टान में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या चीज़ें होती हैं, अब देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन। इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, और क्या मौजूद है, आयरन, Fe।
यानी कि इन दोनों की मौजूदगी से जहां ऑक्सीजन और आयरन एक साथ मिल जाएगा वहां पे क्या होता है, क्रोजन हो जाता है। वहां पे क्या होता है, जब ऑक्सीजन और आयरन एक जगह मिल जाएगा तो वहां पे क्या होगा, क्रोजन। कहने का मतलब कि जंग पकड़ लेगा। यानी कि चट्टानों में क्या मौजूद है, चट्टानों में आपको मौजूद होता है ऑक्सीजन और प्लस क्या है आपका लोहा, दोनों मौजूद है। यानी कि ऑक्सीजन प्लस लोहा जहां मौजूद है तो लोहा और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, ऑक्साइड। केमिस्ट्री वाले लोग अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्साइड का काम क्या है, ऑक्साइड का काम है जंग लगना। यानी कि जंग, यानी जंग लड़ाई वाला नहीं, क्रोजन। यानी कि अपने देसी भाषा में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं मूर्छा लगना। क्या लगना, मुरझाना, है ना। लोहा कहते हैं मुरझा गया है, यानी जंग लग जाना। तो ऑक्साइड क्या करता है, जंग लगा देता है किसमें, चट्टानों में, है ना। जैसे मान लेते हैं ये हमारा चट्टान है तो इसमें क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, आयरन मौजूद है, ये दोनों मिलकर के ऑक्साइड बनाएगा। उस ऑक्साइड से क्या होता है, जंग लग जाता है। यानी जंग लग जाएगा, यानी कि जंग लगना यानी कि कमजोर होना। यानी कि कहीं से भी ये जहां पे जंग लगेगा वहां पे टूटने लगेगा। यानी कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया से भी देख रहे हैं कि आपका चट्टानों में अपक्षय की प्रक्रिया कैसे होती है, ये देख लिए। फिर देखते हैं दूसरा, कार्बोनीकरण। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं ए, यहाँ पे बी, कार्बोनीकरण। अब देखिए कार्बोनीकरण में क्या होता है कि आपका जल, इसमें जल भी मौजूद होता है। ठीक है, इसमें पत्थर में क्या है कि इसमें कहीं भी लिख लीजिए, इसमें जल, जल भी मौजूद होता है। यानी कि चट्टान इतने सारे चीजों से मिलके बनता है, ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए। यानी कि कार्बोनीकरण में देखिए क्या होता है, एक तो आपका यहाँ पे कार्बन मौजूद है और जल मौजूद है। ठीक है, क्या मौजूद है, कार्बन, चट्टान में क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है और क्या है, जल। अब देखिए ये कार्बन और जल दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक अम्ल। ये अम्ल बना लेंगे, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल कैसा होता है, यह कार्बोनिक अम्ल जो है मुलायम होता है। कैसा, ये नेचर में यानी कि स्वभाव में मुलायम होता है। जब ये मुलायम हो जाएगी, यानी कि जब यह मुलायम हो जाएगा तो चट्टान में जहां भी कार्बोनिक अम्ल की प्रक्रिया होगी, चट्टान में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो भाग चट्टान का मुलायम हो जाएगा। जब मुलायम हो जाएगा तो मुलायम चीजें आसानी से टूटती है। ठीक है, मुलायम चीजें क्या होती है, आसानी से टूटने लगती है। जब वो टूट जाएंगी तो वही अपक्षय की प्रक्रिया शुरू। ठीक है, अब देखिए जलयोजन। जलयोजन में क्या होता है, इसमें आपका 3 नंबर जो है हम यहीं पे बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। जलयोजन सी, ए कर लिए, बी कर लिए, ए बी हो गया, सी देखते हैं। देखिए सी में क्या है, जलयोजन में कि पत्थरों में मौजूद और भी, जल के अलावा और भी तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तत्व मौजूद हैं। ये तत्व क्या करते हैं कि आपस में संयोग करके जल को जो है, जल जो मौजूद होता है उस जल को सोख लेते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। ये काट दिया मैंने जल, यानी कि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि लिख दिया जाए तो ज्यादा बेटर। यानी जल को ये क्या करते हैं, अन्य तत्व जो है उसको सोख लेते हैं। यानी जल को मैंने काट दिया, जल को सोख लिया, मतलब हाइड्रेशन हो गया वहां पे। हाइड्रेशन का मतलब जल का कमी हो गया, जल का कमी हो गया। यानी कि जल का कमी होने का मतलब क्या हुआ कि उस पहाड़ में अब जल नहीं है, उस चट्टान में जल नहीं है, तो जल नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा, और सूखेगा तो आपको पता है कि चीजें जो हरी रहती हैं, यानी कि जिनमें जल का मात्रा ज्यादा होता है, तो उसमें मजबूती ज्यादा बना रहता है। यानी कि उनके आंतरिक बंध को जल जो है चारों तरफ जो है घूम करके अपने आप में समेट के रखेगा, उनको मजबूत बनाए रखेगा। जल खत्म हो जाएगा, आंतरिक बंध आपस में जहां तहां से टूटने लगेंगे, उसके बाद क्या होगा
कि वह कमजोर हो जाएगा, यानी कि यह जो चट्टान है कमजोर हो जाएगी। यानी कि ABC तीनों कारणों को हमने देख लिया, ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, जलयोजन। इनसे कैसे चट्टानों का अपक्षय होता है उसको हमने देख लिया। आपका इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जितनी भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझ करके आपको कॉपी में एक बार लिखना है, ताकि आप सिर्फ ऐसे लिख करके छोड़ देंगे तो समझ नहीं आएगा। आप मेरी बातों को दिमाग में उतारेंगे और जैसे मैंने बताया उसको आप कॉपी में लिखेंगे, तब जाकर के आपको चीजें जो है हमेशा के लिए समझ रहेगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब आपका लास्ट, जैविक कारण। जैविक कारण में देखिए क्या होता है, चूहे हो गए, खरगोश हो गए, बिच्छू हो गए, जितनी भी चीजें चट्टाने में, यानी जितने भी जीव चट्टानों में रहते हैं, निवास करते हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे। यानी कि तीसरा जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि वेदरिंग, जैविक कारक या कारण, एक ही चीज है। इसमें भी तीन चीजें हमने देखा था, एक जीव के द्वारा अपरदन अपक्षय, और वनस्पतियों के द्वारा, और तीसरा मैंने क्या देखा था हम लोगों ने, आपका मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, तो पहला देखते हैं जीव के द्वारा। जीव के द्वारा कैसे टूट फूट की प्रक्रिया होगी। जैसे मान लेते हैं बिच्छू है ना, ये सब चट्टान में रहते हैं, खरगोश है, ये सब बड़े मुलायम और क्या नाम है आपका, कमजोर जीव होते हैं, लेकिन काम देखिए बहुत बड़ा करते हैं, कठोर से कठोर चट्टानों में ये छेद कर देते हैं। ठीक है, बिच्छू, खरगोश हो गया, आपका चूहा हो गया, है ना, और भी जितने भी जीव होंगे जो वहां चट्टानों में निवास करते होंगे, उनका हम देखते हैं कि कैसे ये क्या करते हैं। ये क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं ये आपका चट्टान है, तो इसमें ये क्या करेंगे, जहां ये रहेंगे वहां पे छेद कर देंगे, तभी तो अंदर जा पाएंगे, अपना घर बनाएंगे। तो जहां छेद करेंगे उनमें क्या होगा, बारिश होगी, जल जमेगा, है ना, फिर उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे घिसाव होगा, उसमें परत जो है अलग अलग सैंड्स के और भी बहुत सारी चीजों के परत जो है लेयर उसमें जमेंगे, उसको तोड़ेंगे। यानी कि इनके छेद करने से क्या होगा, ये चट्टान जो है कमजोर हो जाएगा। यानी कि जीवों का इफेक्ट आपने देख लिया। तीसरा वनस्पतियों का देखते हैं। ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था। अब देखते हैं तीसरा वनस्पतियों का, दूसरा वनस्पतियों से कैसे नुकसान होता है। ऐसे मान लेते हैं ये आपका चट्टान है, ये हम बात कर रहे हैं वनस्पतियों से कैसे आपका अपक्षय का प्रक्रिया होता है। देखिए समझेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पर्वत, ये आपका चट्टान है, इस पे वनस्पति उग गया, ऐसे होता है ना, कहीं कहीं चट्टान पर जो है बहुत पेड़ और जंगल झाड़ियाँ जो है उस पर उगने लगते हैं। कारण क्या है, इसके अंदर, जैसे ये मान लेते हैं, और भी कलर से बना दे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ये चीज़ें, यहाँ अच्छे से देखेंगे, ऐसे ये झाड़ियाँ, पेड़, है ना, ऐसे चट्टान पे बनने लगते हैं, या फिर ऐसे बिछने लगते हैं चट्टान के ऊपर, है ना, लंबे लंबे ऐसे। ये क्या है, वनस्पति है, पेड़ पौधे झाड़ियाँ, ये सारे चीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखिए ये करते क्या है कि जितनी भी पेड़ पौधे वनस्पति इस चट्टान पे मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, जल भी तो होता है, ऑक्सीजन भी होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जल को ये क्या करते हैं, जल को सोख लेंगे, जल को सोख लेगा। क्या करेगा, सोख लेगा। यानी कि इसके अंदर जो भी जल मौजूद है इस चट्टान के अंदर, उसको वनस्पति खींच लेगा, क्योंकि वनस्पति का क्या अपना वो है, प्रक्रिया है। जल जब तक नहीं लेगा, ऑक्सीजन नहीं लेगा, लाइट नहीं लेगा, इसका प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, है ना। तो इनकी जड़ें क्या करेंगी कि इसमें जो भी जल मौजूद होगा चट्टान में, उसको खींच लेंगी। अब चट्टान क्या हो जाएगा, कमजोर, इसमें जो आपका एयर है उसको भी खींच लेगा। तो यानी वनस्पतियों के कारण भी चट्टानों में नुकसान होती है, वो कमजोर हो जाती है, वो जल को सोख लेगा, कमजोर हो जाएगी। तीसरा मनुष्य वाला देखते हैं। मनुष्य क्या करेंगे, उत्खनन, मनुष्यों से कैसे चट्टान जो है
आपका अपक्षय की प्रक्रिया होती है। सिंपल, इसमें क्या होगा, इसमें आपका खनन उत्खनन जो भी है, खनन खनन उत्खनन ये होगा, है ना। फिर आपका खनन उत्खनन हो गया, किसी प्रकार का शोध हो गया, है ना, पहाड़ में, चट्टानों में। तो इनसे क्या होगा कि उनमें छेद होने लगेगी, टूटने लगेगी, ब्रेक होने लगेगी चट्टान। जैसे मान लेते हैं ये आपका चट्टान है, इसको उत्खनन करने लगे, इसमें छेद करने लगे, तोड़ने लगे, तो ये टूटेगा ही तो अपने स्थान पे। जब ये टूटेगा तो इसको क्या कहेंगे, अपक्षय की प्रक्रिया कहेंगे। तो हम लोगों ने तीनों चीजों को मैंने देख लिया। मैंने बता दिया आप लोगों को कि भौतिक कारणों से कैसे अपक्षय की प्रक्रिया होती है, रासायनिक कारणों से कैसे होती है, और जैविक कारणों से कैसे होती है। तीनों को हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, अगर इस दोनों को समझा जाए, अपरदन समझ लेते हैं। अपरदन क्या है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा अपरदन की चर्चा कर लेते हैं कि अपरदन क्या है। देखिए, अपरदन की बात करें, अपरदन इसको इरोजन बोलते हैं अंग्रेजी में। देखिए, अपरदन में मुख्यतः अपरदन क्यों होता है, इसके 3 कारक हैं। इसके 3 कारक है, ज्यादा भी हो सकता है, मुख्यतः 3 हम लोग देखते हैं। जैसे जल, ठीक है, वायु, हिमानी। अब देखिए, जल में सारे जल आ जाएंगे, पर्वत, नदी, तालाब के जल हो गए, वर्षा के जल हो गए। वायु तो वायु होता है। हिमानी यानी बर्फ। देखिए, अपरदन होता क्या है, अपरदन और कुछ नहीं होता है, किसी चट्टान का, किसी चट्टान का जल, वायु और हिमानी के द्वारा, जल वायु, किसी चट्टान का जल, वायु और हिमानी के द्वारा, लिख देते हैं वहां पे, चट्टान का जल, वायु एवं हिमानी के द्वारा, हिमानी मतलब बर्फ के द्वारा बह जाना, किसी चट्टान का टूट फूट। देखिए, किसी चट्टान का जल, वायु एवं हिमानी के द्वारा टूट फूट होना, टूट फूट होना एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना या स्थानांतरण होना, स्थानांतरण होना क्या कहलाएगा, अपरदन कहलाएगा। देखिए, किसी भी चट्टान में जल, वायु, हिमानी के द्वारा टूट फूट होना एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाना, यानी कि चले जाना, उसको हम लोग अपरदन बोलते हैं। जैसे अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है, उसको, उसमें भी बाद में क्या हो जाएगी, उसमें भी अपरदन की प्रक्रिया हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लेते हैं अपक्षय क्या होता है, टूट फूट होना, यानी कि अपने ही स्थान पे टूट फूट जाना, यानी कि चट्टानों में वैसी प्रक्रिया जो अपने ही स्थान पर टूट फूट जाना, कुछ कारणों से, यानी कि रासायनिक, भौतिक और जैविक कारणों से अपने ही स्थान पर टूट जाना अपक्षय कहलाता है। दोनों को आप लोग अच्छे से लिखेंगे। अपक्षय की परिभाषा आएगी तो आप लिखेंगे कि चट्टानों में अपने ही स्थान पर किसी अन्य कारण, जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों से टूट जाना, उसको अपक्षय कहते हैं। अपरदन किसी चट्टान का जल एवं वायु के द्वारा टूट फूट होना एवं एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित होना अपरदन कहलाता है। दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन देखा जाए तो अगर अपक्षय जहां होगा वहां अपरदन होगा ही होगा। अपक्षय का मतलब कि अपने स्थान पे ये टूट गया तो ये भाई जाएगा ना, वहां से कहीं ना कहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा, अपरदन होगा। कैसे, जल, वायु, हिमानी के द्वारा। जल उसको बहा ले जाएगा, वायु उड़ा ले जाएगा, हिमानी यानी बर्फ उसको खिसका ले जाएगा, है ना। तो तीनों चीजें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही शानदार और कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसको आप लोग देखेंगे और इस चीज को जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे और कॉपी में इसका अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको कभी भविष्य में दिक्कत ना हो। तो ये हमने देख लिया। हाँ, एक और चीज देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे
जल के द्वारा अगर अपर्दन की प्रक्रिया होगी तो जल से क्या बनेगा, जल से क्या बनेगा आपका डेल्टा बनेगा, यानी कि द्वीप बनेगा। क्या बनेगा, द्वीप बनेगा, डेल्टा बनेगा। अगर वायु अपर्दन होगा तो वायु अपर्दन से क्या होगा, लोयस पठार बनेगा। क्या बनेगा, लोयस पठार बनेगा। ये सब पीछे मैंने बताया है, ठीक है। हिमानी से क्या बनेगा, हिमानी से वही आपका बर्फ का ये आपका बनेगा, क्षेत्र बनेगा, बर्फीला क्षेत्र बनेगा, यानी कि बर्फ का क्षेत्र, ठीक है। आप देखें, अगर तीनों कारकों में अगर जल अपर्दन होगा, यानी कि जल का अपर्दन होगा और वो चीजों को, चट्टान के कणों को, सैल को, मलबों को, अवसादों को अगर बहा करके ले जाएगी जल, और जहां इकट्ठा करेगी वहां डेल्टा बनाएगी। यानी डेल्टा मतलब क्या, द्वीप सुंदरबन डेल्टा जैसे अपने यहाँ है भारत में, ठीक है, वैसे वायु उठा करके ले जाएगी, उड़ा करके, और जहां गाद गिराएगी, जहां पे वो चीजों को गिराएगी अवसाद को वायु के साथ, तो वहां पे लोयस पठार का निर्माण करेगी, ठीक है। हिमानी जो है बर्फीली क्षेत्र का निर्माण करेगी। तो ये चीज भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। आज का हमारा अपक्षय अपर्दन की क्लास खत्म हो रहा है। ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद।